हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैकिंग आईआईटी जेई विद योर बोर्ड एग्जाम्स। कई बच्चे सोचते हैं आईआईटी जेई की तैयारी अलग है, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अलग है। अगर हम आईआईटी जेई की तैयारी करेंगे तो शायद जेई आईआईटी जेई की तैयारी करेंगे तो शायद हमारा बोर्ड का स्कोर बर्बाद हो जाएगा, बोर्ड में हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, हो सकता है शायद हम बोर्ड में फेल भी हो जाएं। तो ऐसी मत, ऐसे जो आपकी धारणाएं हैं, ऐसे जो आपके मत हैं, इन सब को आज हम दूर करने वाले हैं, या इन सब में जो सही चीज है वो आपको बताने वाले हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करोगे तो बोर्ड में खराब हो जाएगा। अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे, बोर्ड की प्रिपरेशन आईआईटी जेई के साथ कर सकते हो, तो फिर आईआईटी जेई की नहीं होगी, सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन होगी। ये सब सोचना गलत है। आइए समझते हैं कि कैसे आप आईआईटी जेई को क्रैक कर सकते हैं विद योर बोर्ड एग्जाम। यानी आप सोचो वो दिन को आप इमेजिन करो जिस दिन आपका आईआईटी का रिजल्ट, आपका बोर्ड का रिजल्ट आया, आपके बोर्ड में आ गए 95%, 96%, 97%, और साथ साथ एक खुशखबरी और मिली कि आपने आईआईटी जेई क्रैक कर दिया। आई थिंक यू विल बी द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टू डू बोथ द थिंग्स। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम आईआईटी जेई क्रैक कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के साथ। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पास नहीं भैया, 95-96% की हम बात कर रहे हैं यहां पर। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी जरूरी है वो यह है कि प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई एंड योर बोर्ड एग्जाम्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कहने का मतलब है कि आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करो या बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बात एक ही है। जब आप आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हो जाती है। हाँ, अगर आप ये सोचो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लें तो आईआईटी की तैयारी हो जाएगी, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। मैथ में कम से कम ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और बहुत बड़ा कारण क्या है? अगर आप आईआईटी जेई का सिलेबस देखें और जेई आईआईटी जेई के साथ साथ अगर आप बोर्ड का सिलेबस देखें तो आप पाएंगे कि लगभग 98% सिलेबस बिल्कुल सेम है। जैसे मैं 11th की बात करूं तो क्लास 11th में लीनियर प्रोग्रामिंग नामक चैप्टर जेई मेंस और एडवांस में शायद नहीं है, लेकिन बोर्ड में है। बस एक चैप्टर ऐसा है। क्लास 12th में बात करें तो फिर से आप पाएंगे क्लास 12th का पूरा सिलेबस जेई मेंस और जेई एडवांस में इंक्लूडेड है बोर्ड का। तो इस तरह से अगर आप आईआईटी जेई के लिए पढ़ते हैं तो आप एक तरीके से बोर्ड के लिए पढ़ चुके, उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि 1+1 2 होगा, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या फिर 1+1 2 होगा चाहे वो बोर्ड हो का एग्जाम हो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैथ विल रिमेन द सेम। इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि अगर हम आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में हमारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली किसकी तैयारी भी हो जाती है, बोर्ड की तैयारी भी हो जाती है। सिर्फ 1-2 चैप्टर ऐसे बचते हैं जो आपको अलग से खुद से प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको जेई क्रैक करना है तो सबसे पहले अगर आपको किसी चीज पर विजय पानी है, एक दुश्मन पर विजय पानी है, सबसे पहली चीज आप अपने दुश्मन को बहुत अच्छे से जानिए, पहचानिए, उसकी रग रग से वाकिफ होइए, ताकि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सके, एक रणनीति बना सके कि हमें उससे लड़ना कैसे, उस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आईआईटी जेई की, कि कैसे हम आईआईटी जेई पर अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका है, सबसे पहले आप अपने दुश्मन को पहचान लीजिए, यानी आईआईटी जेई को अच्छे से पहचानिए कि यार वो किस तरह के प्रॉब्लम्स देता है, किस तरह की सोच है, किस तरह के लेवल रहता है प्रॉब्लम्स का, उस सबको बहुत स्टडी करिए। उसको स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि अगर आप चाहते हैं जेई को क्रैक करना तो मेक इट अ हैबिट कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे किसी चैप्टर के करने ही करने, हर चैप्टर के करने जो आपने पढ़ा हो। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उन्हें बिल्कुल करिए, क्योंकि उनको करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आईआईटी जेई मेंस हो या एडवांस हो, वो किस लेवल के और किस तरह के प्रॉब्लम ज्यादातर पूछते हैं। कितने प्रॉब्लम्स में ट्रेडिशनल थिंकिंग से ही काम चल जाता है, कितने प्रॉब्लम्स में सिर्फ फॉर्मूला से ही काम चल जाता है, ऐसे कितने प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। तो यह सब चीजें आपको पता चलेंगी
आईआईटी जेईई की रग रग से क्या से आप वाकिफ होंगे जब आप पीवाईक्यूज करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला मंत्र जो है वह यह है कि आप पीवाईक्यूज जरूर करें, हर चैप्टर के पीवाईक्यू जरूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, चाहे वो जेईई मेंस के हो चाहे वो जेईई एडवांस के हो। रही बोर्ड की बात, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में आप बोर्ड के क्वेश्चंस में और आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में सिर्फ एक मामूली सा फर्क रहता है कि जेईई के क्वेश्चन में आपको अपनी वर्किंग नहीं लिखनी पड़ती, हालांकि वर्किंग करनी पड़ती है, वो आप रफ कॉपी में करते हैं। और बोर्ड में क्या होगा, वही जो वर्किंग है वो आपको अपनी नोटबुक में अपने पेपर शीट पर करनी होगी, बस यही अंतर है दोनों में, अदरवाइज इट इज मोर और लेस द सेम। यानी यहां वर्किंग दिखानी नहीं पड़ती, वहां शायद वर्किंग दिखानी पड़े आपको। तो इसलिए ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करें, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आप अपने दुश्मन को, आईआईटी जेईई को, जेईई मेंस को अच्छे से पहचानेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद मार्क क्वेश्चंस विच टॉट यू समथिंग न्यू। देखिए बहुत अच्छी बात है, जब आप पीवाईक्यूज करते हैं, क्लास में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आप वह सब करते हैं, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है, जो क्लास में वो क्वेश्चंस करा रहा है वो आप दोबारा से करके देखते हैं, अपनी क्लास की डीपीपी करके देखते हैं, मॉड्यूल करके देखते हैं। तो जब आप यह सब चीजें करके देखते हैं तो उस वक्त आप देखते हैं कि यार शीट में डीपीपी में यार क्वेश्चंस 10 थे, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे ना यार, मजा आ गया करके, मतलब उसमें दिमाग के हमारे कपाट खुल गए, उसने हमें बहुत सारी नई चीजें सिखाई इन 2 क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत उन क्वेश्चंस के ऊपर कुछ ना कुछ मार्क बना लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, या फिर गोल्डन सवाल, है ना, इस तरह कोई भी ऐसा मार्क बना दो, एक स्टार बना दो, हार्ट बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन एक मार्क जरूर बना दो। सर ये मार्क बनाने से फायदा क्या होगा, देखो होता क्या है, जब हम पूरी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद सवाल उठता है सर रिवीजन कैसे करें, सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन जब हम करने बैठते हैं तो हम देखते हैं सर इसमें तो बहुत कुछ है, सर इसमें तो पूरा चैप्टर है, आज हमने मान लो सर्कल उठाया सर, सर्कल तो सर बहुत बड़ा चैप्टर है सर, उसमें तो बहुत सारे आर्टिकल्स है, फिर सवाल इतने सारे करा रखे हैं सर क्लास में, डीपीपी में इतने सवाल, सबको कैसे करेंगे, ये करने में तो सर बहुत दिन लग जाएंगे। तो उस वक्त रिवीजन के वक्त यह जो आपने मार्क किया है, जो ये क्वेश्चंस पर आपने मार्किंग्स लगाई हैं, ये उस वक्त आपके बेहद काम आने वाली हैं। आप चाहे क्लास इलस्ट्रेशन हो, यानी क्लास में किए गए टीचर द्वारा सवाल हो, या फिर क्लास में जो भी टीचर ने होमवर्क दिया उसमें से कुछ सवाल हो, या फिर डीपीपी में हो, या फिर मॉड्यूल में हो, जहां आपको अच्छा सवाल दिखे किसी चैप्टर का, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्क जरूर बना दें, इससे आपका ही फायदा होगा। आखिरी में आपके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कल की प्लानिंग आज से ही करना चालू करो, क्योंकि कल की प्लानिंग जब हम कल करते हैं तो फिर वो समय बीत चुका होता प्लानिंग करने का, तब हम कुछ नहीं कर पाते सिवाय पछताने के। तो इसलिए आज ही वो प्लानिंग करें, क्वेश्चंस को मार्क करते रहें जो जो अच्छे हैं, ताकि रिवीजन के वक्त आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को, या फिर इन क्वेश्चंस को तो कम से कम जरूर एक बार करके देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए हाँ भाई ये क्वेश्चंस थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, जिनमें कुछ नया सोचना था, वो नई सोच अब हमारे दिमाग में आ गई है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखें, जब आप आईआईटी जेईई का एग्जाम देने जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है, क्लास में किए गए क्वेश्चंस, क्लास में की गई थ्योरी में से एक तरीके से देखा जाए ज्यों का त्यों तो कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। तो आप आईआईटी जेईई का एग्जाम देते वक्त क्या चीज अपने साथ लेकर जाएंगे, आप अपने साथ लेकर जाएंगे छोटे छोटे आइडियाज, जो आपको क्लास में टीचर ने पढ़ाया है उस दौरान आपने सीखे हैं, छोटे छोटे आइडियाज, छोटी छोटी सी बातें जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बो दी गई हैं क्वेश्चंस के द्वारा। तो आईआईटी जेईई का जब हम एग्जाम देने जाते हैं, हमारे साथ सिर्फ हमारी लर्निंग्स होती हैं जो हमने इस पूरे साल में की होती हैं, और वो सारी की सारी लर्निंग्स इन मार्क्ड क्वेश्चंस में कैद हो चुकी होगी, और जब आप उन्हें करेंगे वो सब आपके ब्रेन में होंगी। तो जब आप जाएंगे वहां क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको याद आएगा, अरे यार इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है यार, सर ने क्लास में ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था, लगभग ऐसा ही था, उसमें ऐसे किया था, तो इसमें भी वही ट्राई करते हैं और वो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, लर्निंग्स इज द एसेट दैट यू टेक टू आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन हॉल, और यह इन क्वेश्चंस के रूप में होगा, इसलिए जरूर मार्क करने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नो योरसेल्फ, खुद को जानो। आपने अपने दुश्मन को जान लिया, पीवाईक्यूज पढ़ लिए, देख लिया हाँ भाई ये सब होता है, हमारा दुश्मन इस तरह के प्रॉब्लम्स डालता है, इस तरह की मुसीबतें हमारे सामने रखता है,
उन सब का पैटर्न हमने देख लिया, स्टडी कर लिया, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए, हमने हमारी लर्निंग्स भी हमारे दिमाग में रख ली, सब कुछ जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया हमने अपने दिमाग में रखा। अब सवाल उठता है, युद्ध पर जाने से पहले, डी डे जिसे हम डिसाइडिंग डे कहते हैं, उस डे पर जाने से पहले एक बार अपने आप को भी तो जान लें कि हमारी काबिलियत कितनी है, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में खराब हैं। तो खुद को पहचानना भी बहुत जरूरी है अपने दुश्मन के साथ साथ। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन द प्रीवियस ईयर। आप क्लास 12th में हैं अभी, क्लास 11th में डेफिनेटली अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी होंगी या कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी होंगी जो आपने जरूर फेस की होंगी, या कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो आपको महसूस होती होंगी आज कि हाँ यार ये तो गलती कर दी मैंने, शायद मैंने कुछ क्लासेस बीच में बंक कर दी, या फिर मैंने होमवर्क रेगुलरली नहीं किया, या फिर मैंने सर ने जो बोला था मैंने उनकी बात नहीं मानी। सर ने बोला था हर क्लास के बाद जितने भी क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं इन क्वेश्चंस को आप एक बार घर में दोबारा करके देखिए, मैंने वो सब नहीं किया। तो अगर मैं यह सब किसी भी कोई भी इस तरह की मैंने गलती की है तो अपनी गलतियों को सीख लेना चाहिए। बेटर क्या होगा, आप एक पेपर लें, उस पेपर पर लिख लें मिस्टेक्स आई मेड, जो मिस्टेक्स मैंने की, और यहां पर 1 2 3 जो भी मिस्टेक्स आपकी हैं वो यहां एक एक करके लिख लें। और फिर जैसे आप ये मिस्टेक्स आपने लिख ली, फिर नीचे लिखें सच मिस्टेक्स विल नेवर बी रिपीटेड, आई विल नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स दिस ईयर। तो साथ में नीचे लिख दें आई विल नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स दिस ईयर, और यह है आप कहीं पर जहां पढ़ते हो वहां पर चिपका दें फ्रंट, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ये रहनी चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि पहली मिस्टेक वहां लिखी है, पिछले साल हमने सर की बात नहीं मानी और क्लास के जो क्वेश्चन थे उन्हें दोबारा से सॉल्व नहीं किया क्लास के बाद। तो रात को जब आप सोने लगेंगे, आप जैसे ही सोने के लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं पन्ना आपकी आंखों के सामने होगा और उस पर लिखा होगा भाई पिछले साल ये आपने मिस्टेक की थी, और नीचे आपने खुद से लिखा होगा कि इस साल मैं वह मिस्टेक्स दोबारा नहीं करूंगा। तो जब आप वह पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं भाई जो पिछले साल मिस्टेक की थी वो इस साल नहीं करूंगा। तो इसलिए अपनी गलतियों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें ताकि आपको वो निरंतर दिखाई देती रहें और आप उनको दोबारा ना कर सकें। देखिए गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं सब लोग, तो गलतियां होती हैं, स्वाभाविक है, लेकिन हम उन गलतियों को रिपीट ना करें यह इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यह प्रण लीजिए कि जो गलती हमने क्लास 11th में की थी वो अब क्लास 12th में नहीं करने वाले, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है ना, चाहे वो आलस के रूप में हो, चाहे वो कम पढ़ने के रूप में हो, या फिर वो किसी डिस्ट्रैक्शन के रूप में हो, वो सब अब हमें दूर करना है। क्योंकि अगर आप वही गलतियां दोबारा करते हैं तो रिजल्ट भी वही आएगा जो आपको नहीं चाहिए, जो आप शायद सोचते नहीं कि आना, जो आप सोचते हैं कि ऐसा रिजल्ट नहीं आना चाहिए तो फिर वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं करते। जो गलतियां उन्होंने कर दी बस वो सिर्फ दूसरे को सामने रोते रहते हैं कि हमने ये गलती कर दी, अब क्या करें, अब तो बर्बाद हो गए, 11th वेस्टेड, माई 11th इज वेस्टेड, नाउ व्हाट शुड आई डू। वो कभी भी ये नहीं करते कि भैया जो पिछले साल आपने गलतियां की हैं वो इस साल नहीं दोहराएं, ताकि 12th आपकी बहुत अच्छा हो जाए। और जब वो बहुत अच्छी आप क्लास 12th में पढ़ाई कर लेंगे तो साथ साथ क्लास 11th भी कवर हो जाएगी उसी के दौरान, ठीक है ना। तो इसलिए लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू मेक इन द प्रीवियस ईयर। फिर मेक अ डेली टारगेट डायरी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में हम चल रहे हैं अपने मंजिल की ओर, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए क्या हमारा मार्ग, क्या हमारा रास्ता सही है, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, कि हम कितना बढ़ रहे हैं। रोज रोज पता चले हम सोच रहे हैं हम तो 10 किलोमीटर चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन अल्टीमेटली जब उसकी रियलिटी चेक की जाए तो पता चले हम तो सिर्फ 2 ही किलोमीटर चल पाए। तो इस रियलिटी को चेक करने का तरीका क्या है, आप रोज का डेली टारगेट बनाएं, यानी कि एक पॉकेट डायरी खरीद लें और उसमें रोज का एक टारगेट लिखें, यानी कि ऐसा टारगेट लिखें जो आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, जो आप पूरा कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। मान लीजिए आपने एक पॉकेट डायरी खरीदी, ये उसका एक पेज है, सपोज दिस इज द पेज। तो यहां पर आप ऊपर लिखिएगा टारगेट टुडे, यहां लिखिएगा टारगेट टुडे और डेट लिख लीजिएगा नीचे, और यहां पर क्या लिखिएगा, डेट। और यहां पर आप लिखिएगा टारगेट 1, टारगेट 2
और जो भी आपके टारगेट्स हैं वो यहाँ लिख लीजिएगा। आप यहाँ टारगेट लिख लीजिएगा अपने, जो भी टारगेट्स आपके हैं वो टारगेट आप इस डायरी में लिख लीजिएगा। और टारगेट रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि आज रात तक हम फिजिक्स खत्म कर देंगे, कल सुबह तक केमिस्ट्री हो जाएगी और कल के दिन में तो हम पूरा मैथ्स जीत लेंगे। तो इस तरह के टारगेट्स नहीं रखने चाहिए, आपको टारगेट रियलिस्टिक लिखने चाहिए, ऐसे टारगेट्स जो आप आज कंप्लीट भी कर सको। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास खत्म हो गई, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स, आपकी एक दिन में 2 क्लास होंगी तो आपने 2 क्लासेस कर ली और फिर शाम को आप बैठे तो टारगेट नंबर 1 आपने लिखा कि भाई मैथ्स में मुझे क्लास नोट्स, रिवाइज क्लास नोट्स एंड रीडू क्लास इलस्ट्रेशंस, यानी क्लास नोट्स को रिवाइज करूंगा और जो क्लास में सर ने सवाल कराए हैं उन्हें एक बार फिर से खुद से करके देखूंगा। तो ये हो गया पहला टारगेट। फिर दूसरा टारगेट हो गया सर ने जो होमवर्क दिया है वो पूरा करूंगा। इसी तरह से 1-2 टारगेट आपके दूसरे सब्जेक्ट के हो जाएंगे। तो आपने ये टारगेट लिख लिए, तो जैसे ही आपने ये टारगेट लिखे, सुबह ही लिख लिया आपने, यानी कि क्लास से सुबह सुबह उठे, सबसे पहला काम आपने आज के टारगेट्स लिख लिए कि आज जो सर ने कराया ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मैं करूंगा। इसमें कुछ रिवीजन भी करूंगा, पिछले 11th का एक फलाना चैप्टर का या किस चैप्टर के से फॉर्मूलाज देखूंगा, तो वो है भी आपने एक इसमें नोट डाउन कर लिया। फिर लेकिन ध्यान रहे टारगेट कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए जो आप खत्म भी कर पाओ। फिर जैसे ही आप पहला टारगेट खत्म कर लो, आपने पहला टारगेट, आपने मान लीजिए क्लास इलस्ट्रेशंस कर ली, क्लास में जो सवाल सर ने कराए थे वो सारे कर लिए, फिर उसके बाद आपने डीपीपी भी कर ली या फिर क्लास की इलस्ट्रेशंस को, क्लास में जो नोट्स थे वो सारे अच्छे से पढ़ लिए, तो आप इस फर्स्ट टारगेट को काट दें और फिर इसके आगे लिख दें टारगेट अचीव्ड। टारगेट अचीव्ड। एक चीज ध्यान रखिए एक चीज ध्यान रखिए कि सफलता से आपका जो मोराल है, आपका जो जोश है, जो काम करने का जज्बा है वह और बढ़ता है। जैसे जैसे आपको सफलता मिलती है आपकी सफलता की भूख बढ़ती जाती है। तो यह जो छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको सुनने में बड़ी आम लगेगी, बट है ये बहुत खास, क्योंकि जैसे ही आप ये टारगेट अचीव्ड लिखेंगे तो आपको एक सक्सेस का एहसास होगा कि हाँ यार मैंने पहला टारगेट तो अचीव कर लिया। तो आप दुगने जोश के साथ टारगेट 2 की तरफ चलेंगे और टारगेट 2 कंप्लीट करेंगे। तो टारगेट 2 काटने के बाद आप भी ऐसा यहां, फिर उसके बाद काटने के बाद आप आगे लिखेंगे टारगेट अचीव्ड, टारगेट 3। और जब आप रात को सोएंगे और उस पॉकेट डायरी का डेली टारगेट वाला वो जो पेपर देखेंगे आज का, आप पाएंगे आपके सारे टारगेट्स खत्म हो गए। तो जब आपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए तो नीचे लिखना मिशन ऑफ डे अकम्प्लिश्ड, मिशन ऑफ द डे अकम्प्लिश्ड या अचीव्ड, ऑफ द डे अचीव्ड, है ना, मिशन ऑफ द डे अचीव्ड, आप ऐसे लिख देना। तो जब आप ऐसा लिखोगे, ये जो तरीका है मैं आपको खुद पर आजमाया हुआ तरीका बता रहा हूं। जब मैं अपने प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यह तरीका मैंने बहुत फॉलो किया है, इससे बहुत फायदा होता है। और एक तरीके से जो फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है जैसे हम किसी मिशन पर हैं, दिन रात ये फीलिंग आती है जैसे हमें किसी मिशन पर हैं, एक मिशन हमें दिया गया है और हमें उस मिशन को अचीव करना है। और जैसे जैसे हम टारगेट काट कर आगे लिखते हैं टारगेट अचीव्ड, तो उससे एक नया उत्साह बढ़ता है। तो इस तरह से आप अपने डेली टारगेट्स सेट कर सकते हैं और साथ साथ उन्हें अचीव भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये टेक्निक बहुत 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 काम आती है, मैं खुद यूज कर चुका हूं। फिर वर्क अपॉन योर वीकनेसेस। अक्सर बच्चे अपनी वीकनेस जानते हैं, तो उसको जानने के बाद वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इतना करते हैं कि टीचर्स के सामने जाकर वो अपनी वीकनेस रख देते हैं या रोते रहते हैं पूरा साल भर कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे यह नहीं हो रहा, मुझसे वह नहीं हो रहा, मुझसे सवाल नहीं बन रहे। वो बस अपना इतना जानते हैं कि ये हमारा वीकनेसेस हैं कि हमसे सवाल नहीं बनते, हमसे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, लेकिन कभी भी वह अपनी वीकनेस के रूट कॉज में नहीं जाते। वह कभी भी टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते कि मेरे मार्क्स कम आए या मुझसे गलत हो गए तो क्यों गलत हो गए, क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, क्या मैंने किसी जगह 3+3 को 4 लिख दिया, क्या मैंने कहीं ना कहीं 3×2 को 5 लिख दिया, तो क्या मैंने इस तरह की मिस्टेक्स की हैं ज्यादातर, या फिर मुझे क्वेश्चन देखकर बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊं, या फिर मुझे क्वेश्चन देख के समझ तो आ गया था, मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, कैलकुलेशन तो सारी सही थी। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, ये जो वीकनेसेस होती हैं, ये बच्चे कभी भी अपने आप को एनालाइज नहीं करते। तो जब भी आप टेस्ट दें या फिर अपनी क्वेश्चंस कर रहे हो तो एनालाइज करिए कि आपसे गलती कहां हुई, आप
किस पॉइंट पर मात खा रहे हैं, किस पॉइंट पर आपको दिक्कत हो रही है, उस वीकनेस को सुधारें। जैसे कि अगर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आप उन कैलकुलेशन मिस्टेक्स के प्रति सजग हो जाएं, सजग हो जाएं, थोड़ा सजग हो जाएं। सजग कैसे हो जाएं? आपको पता है कि आप अधिकतर जब क्वेश्चन करते हो तो वैसे तो सब कुछ ठीक करते हो, लेकिन प्लस में, माइनस में या मल्टीप्लाई में आप गड़बड़े कर देते हो। तो जैसे ही क्वेश्चन में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वाली चीज आए, तुरंत दिमाग को एक मैसेज भेजो अपने आप, क्या कि भाई यहां मैं गलती कर देता हूं, अब सावधान हो जाओ, अब से ध्यान पूर्वक करेंगे। तो आप पाएंगे जब आप अपनी गलतियों के प्रति सजग हो जाएंगे, उनसे सीखेंगे, तो आप वो गलतियां कम करेंगे और इस तरह से निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखें। जब आपको अपनी गलतियां पता चल जाएं तो दिमागी तौर पर उनके प्रति सजग हो जाएं कि यार मैं इस तरह की गलतियां करता हूं और इस तरह की गलतियां अब मैं रिपीट नहीं होने दूंगा। तो जैसे ही वैसा कुछ कैलकुलेशन आ जाए या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जहां आपको लगता हो आप अक्सर इस तरह की चीजों में गलतियां कर देते हैं, तो अपने आप को तुरंत सजग हो जाएं और बोलें कि यार इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, अब हम इस बार हम गलती नहीं करेंगे। तो आप पाएंगे ऐसा करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जैसे कई बच्चों की होती है कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो बेटा आपको यह देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा थ्योरेटिकल पॉइंट है या फिर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आप नहीं समझे, जो बाकी लोग समझ गए। तो आपको एनालाइज करना चाहिए, उस टॉपिक को फिर दोबारा रिवाइज करना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए, तो हो जाता है आराम से, इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है। तो वर्क अपॉन योर वीकनेसेस। फिर ऑनलाइन का सबसे बड़ा रोग बैकलॉग। ऑनलाइन का सबसे बड़ा रोग क्या है? बैकलॉग। तो अक्सर बच्चों का सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है बैकलॉग। आप पाएंगे जैसे ही क्लास शुरू होती है, सिलेबस चलता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो बच्चों को सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सर हमारा बैकलॉग हो गया। ऑफलाइन क्लासेस में भी ये दिक्कतें सामने आती हैं कि सर हमारा तो बहुत सारा बैकलॉग हो गया सर, हम अब 2 चैप्टर पीछे हो गए सर। तो ये बैकलॉग हुआ क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए डेली टारगेट सेट नहीं किए। आपने डेली टारगेट सेट तो किए लेकिन उन्हें कभी अचीव करने की हिम्मत नहीं की। आपने अपने लिए टारगेट्स ऐसे रखे जो रियलिस्टिक ही नहीं थे, फिर आप उन्हें करने में लगे रहे, फिर कुछ भी नहीं हो पाया। तो अक्सर ये बैकलॉग्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप एक डिसिप्लिन्ड वे में नहीं चलते हैं। तो जितना आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, ध्यान रखिए दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी का मतलब है एक रूपता में, एक तरीके से लगातार लगे रहना, करते रहना किसी काम को। यानी कि अगर आप अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट हैं, ईमानदार हैं, आपने सोच रखा, ठान रखा है कि भाई आज का काम तो आज ही करना है मुझको, है ना, चाहे कुछ भी हो मुझको तो आज का काम आज ही करना है, यही मेरी सर्वोपरि जिम्मेदारी है, यही मेरा सर्वोपरि कर्तव्य है, तो आप आज का काम आज ही करेंगे, उसे कल पर नहीं टालेंगे। इस कारण से कभी भी बैकलॉग नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बैकलॉग फिर भी बन गया है तो क्या करें सर? अब बन गया तो सर अब क्या करा जाए? तो अगर आपका बैकलॉग बन गया है तो आप एक काम करें, जो भी अभी क्लास में रनिंग टॉपिक है उसको मत छोड़ें। कई बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो बैकलॉग है उसको निपटाने चले जाते हैं और फिर जो ये अभी चल रहा है करंट चैप्टर, यह है फिर नया बैकलॉग बन जाता है, तो वो उस चक्रव्यूह से कभी भी बाहर नहीं आ पाते। सर कई बार होता क्या है, जो ये हम पढ़ रहे होते हैं ना, इसमें पिछले वाले चैप्टर का यूज होता है सर, तो इस कारण से बैकलॉग, सर इसको तो पढ़ना बेकार हो जाता है क्योंकि पिछले से एसोसिएटेड है। तो सर क्या किया जाए उस वक्त? तो अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो ध्यान रखें, करंट टॉपिक जो चल रहा है उसे मत छोड़ें, उसमें जो जो चीजें यूज हो रही हैं, जो जो टीचर बता रहा है, सबसे पहले बैकलॉग में जाकर वो चीजें कंप्लीट करें। और फिर आपको नो डाउट बीच में आपने जब थोड़ी सी कामचोरी की है, कहीं ना कहीं आपने आराम किया है, खरगोश और कछुए वाली कहानी है ना, तो आप कछुए थे, कछुए तो लगातार चलते रहते तो बैकलॉग नहीं बनता, लेकिन आप एक रैबिट बने, एक खरगोश बने, तो आप थोड़े समय तक तो दौड़े, फिर थोड़ी देर ठहर गए, तो वो जो थोड़ी देर आपने आराम किया आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो करंट टॉपिक है उसके साथ साथ कुछ थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा अलग से, ताकि जो आपका बैकलॉग वाला चैप्टर है आप उसको भी साथ साथ कवर करते रहें। तो आपको 2 फ्रंट पर अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक तो जो प्रेजेंट फ्रंट है उस पर, और जो पास्ट आपने एक पाप किया है उसको, उस फ्रंट पर भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी अब आपको दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो कि मुश्किल होती है अक्सर। इसलिए यह कहा जाता है कि बैकलॉग बनने ही मत दो ना यार, है ना। कोई बैकलॉग बना है तो संडे को कंप्लीट करो,
एक्स्ट्रा टाइम लगाकर कंप्लीट करो। बैकलॉग कंप्लीट करने की कोई मायावी मंत्र नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि जड़ी बूटी को रात को खाओ सुबह उठो सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैकलॉग खत्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। तो मेक इट अ पॉइंट कि बैकलॉग क्रिएट ही ना होने दें, एक डिसिप्लिन लाइफ रखें कंसिस्टेंसी के साथ। फिर उसके बाद बहुत बच्चों को मैंने देखा ये कहते हुए, सर कोऑर्डिनेट छोड़ दूं क्या, सर पैराबोला बहुत मुश्किल लग रहा है, सर छोड़ दूं पैराबोला, सर इलिप्स छोड़ दूं क्या, सर हाइपरबोला छोड़ दूं क्या। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको आईआईटी जेईई एडवांस में सिलेक्शन चाहिए ठीक ठाक रैंक के साथ, अच्छी रैंक के साथ, तो यह है आपके लिए जानलेवा साबित होगा। आप कभी भी कोई चैप्टर छोड़ने की चेष्टा ना करें। ध्यान रखें, अगर आपको चैप्टर मुश्किल लग रहा है, बार बार अपने मन में, ये सिर्फ मन की सोच होती है, ये चैप्टर मुश्किल है, ये चैप्टर आसान है, ये सिर्फ मन की सोच होती है। असल में हम एक बार सोच लेते हैं, आज सुनी सुनाई बातों से भाई कैलकुलस बहुत मुश्किल है, भाई कैलकुलस बहुत मुश्किल है, तो हमने मान लेते हैं भाई कैलकुलस सच में बहुत मुश्किल होगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं। और फिर जब हम उस चश्मे को पहनकर कैलकुलस बहुत मुश्किल है, फिर कैलकुलस को देखते हैं तो हमें कैलकुलस पहाड़ जैसी दिखाई देती है, और फिर अक्सर बच्चे उसे देखकर घबरा जाते हैं, फिर वो एक आसान रास्ता खोजते हैं, और वो सबसे आसान रास्ता ये होता है कि छोड़ दो, चैप्टर ही छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है। यह सिर्फ सोच की बात है कि ये चैप्टर मुश्किल है, ये चैप्टर आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे चैप्टर्स एक समान होते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे चैप्टर मुश्किल है, तो अपने आप को बार बार एक ही बात कहकर दोहराएं कि काले बेजान अक्षर ही तो हैं, इनसे डर जाऊंगा। जो काले बेजान अक्षर मेरे सामने, क्या मैं इनसे डर जाऊंगा? क्या मैं इनसे इतना डर जाऊंगा कि मैदान छोड़ भाग खड़ा होऊंगा? तो इस तरह के विचार अपने मन में लाएं, अपने मन को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएं, अच्छा सोचें, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि नहीं मैं कर सकता हूं, कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस ठानने की बात है, करने की। तो एक बार आप ठान लेंगे तो आप वो चैप्टर कर पाएंगे, क्योंकि सर कारण है, सर एक चैप्टर से एक ही तो क्वेश्चन आता है, सर छोड़ने में क्या जाता है, सर एक चैप्टर से एक ही तो क्वेश्चन आता है। सही कहा आपने, एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन मान लीजिए मैंने सर्कल चैप्टर छोड़ा, सर्कल का यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा कहीं ना कहीं, अगर आप पैराबोला पढ़ रहे हैं वहां भी कहीं ना कहीं यूज आएगा, ठीक है ना। वेक्टर होगा तो वहां भी उसका यूज आएगा। तो कॉम्प्लेक्स जो आपका सर्कल नामक चैप्टर है, दिखने में तो एक क्वेश्चन आएगा उससे, लेकिन वह अपने साथ साथ कितने चैप्टर्स को प्रभावित कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह जो हमारा जेई का मैथ्स है वह पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से चैप्टर्स फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिफरेंशिएशन छोड़ दिया, कोई बात नहीं, चलो इंटीग्रेशन पढ़ लेते, चलो इंटीग्रेशन छोड़ दिया सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, नहीं भैया, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ध्यान रखिए, अगर आप कोई चैप्टर छोड़ते हैं तो यह बात हमेशा ध्यान रखिए, चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। आपके बाकी चैप्टर्स बहुत आसान है, लेकिन ये बीच में जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कमजोर है, बस यही टूटेगी आपकी सिलेक्शन की कड़ी, यही हो जाएगा काम, यही हो जाएगा। आपने ऐसे 2-4 बीच में वीक चैप्टर्स रख लिए जो आपने छोड़ दिए, तो बस यही आप पाएंगे कि 2-4 क्वेश्चंस का यहाँ लॉस हो जाएगा। एंड यू नो दैट जेई एडवांस में, जेई मेंस में 2-4 क्वेश्चंस मैटर अ लॉट, है ना। हमें दिखता जरूर है कि एक ही क्वेश्चन है, बट दे रियली मैटर अ लॉट, बहुत बहुत मायने रखते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ें, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ें, जो भी टीचर पढ़ा रहा है पूरे मन से पढ़ें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें ये बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है, आपके बस का सब कुछ है। ईश्वर ने आपको वह सब दिया है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देता है। आगे बढ़ते हैं, मेक अ रिवीजन स्ट्रैटेजी। अक्सर हमारे एक कहावत है, वो क्या, आगे आगे पाठ पीछे सपाट। कभी ट्रैक्टर चलता देखे हो खेत में, तो उसके पीछे कई बार एक वुडन बोर्ड लगा रहता है, ट्रैक्टर आगे चलता रहता है और वो वुडन बोर्ड पीछे पीछे, तो ट्रैक्टर के टायर के निशान पड़ते जाते हैं पूरे के पूरे खेत में, लेकिन वो बोर्ड पीछे पीछे प्लेन करता चला जाता है। तो ऐसा लगता है फिर ट्रैक्टर कभी था ही नहीं वहां पर, ट्रैक्टर कभी चलाया ही नहीं गया उस खेत में। तो यही बात ऐसी भी होती है यहाँ पर कि लोग पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पिछला रिवाइज नहीं करते, तो फिर ऐसा जब वो फिर दोबारा से उठाकर उस चैप्टर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी ये चैप्टर पढ़ा ही ना हो, बिल्कुल नया नया सा लगता है।
तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने एक इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। तो एक इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाए, क्या बनाए? संडे के दिन थोड़ा सा समय रखें और मान लीजिए 11th का हमें कोई टॉपिक रिवाइज करना है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक रिवाइज करना है। आज मैंने डिसाइड किया, सुबह डायरी ली, उसमें लिखा आज संडे है तो क्यों ना आज मैं क्वाड्रेटिक रिवाइज कर लूं। अब क्वाड्रेटिक रिवाइज करने का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक रिवाइज करने का मतलब है कि आप उसकी थ्योरी, जितने भी क्लास नोट्स हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास इलस्ट्रेशंस के लिए एक रफ कॉपी साथ में रखेंगे। जो क्लास में टीचर ने सवाल कराए उन क्वेश्चंस को करने के लिए एक रफ कॉपी साथ में रखेंगे और जल्दी जल्दी रफ कॉपी में रफली, यानी बहुत सजा सजा के करने की जरूरत नहीं है, रफली उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से करके देख लेंगे। बस हो गया क्वाड्रेटिक रिवाइज। सर इतना समय नहीं मिलता तो क्या करें? अगर आपको इतना भी समय नहीं मिलता तो क्वाड्रेटिक के जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से क्लास नोट से रिवाइज कर ले, कम से कम इतना समय तो मिलेगा। और साथ साथ क्लास इलस्ट्रेशन को करके मत देखें, एक बार उन्हें पढ़ लें। अच्छा स्टेप के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सर इतना भी समय नहीं मिलता तो क्या करें? अगर आपको इतना भी समय नहीं मिलता तो आप फिर ये काम करें कि जो आपके क्लास नोट्स हैं प्रीवियस चैप्टर्स के, उनको सिर्फ एक बार रीड कर लें और कुछ भी मत करें। उनको सिर्फ एक बार रीड कर लें। सिर्फ रीड करने मात्र से ही उनमें जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में बने रहेंगे और आपको वो चैप्टर आपके दिमाग में सजा रहेगा किसी ना किसी कोने में। तो कल को उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप खटाक से उन फॉर्मूलाज का यूज करके, उन चीजों का यूज करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाइएगा जरूर, चाहे समय कितना भी कम हो। इतना भी कम नहीं होता कि हम क्लास नोट्स पढ़ ही ना सके, इतना तो समय सबके पास होता है। अब सबसे लास्ट रूल, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल, भाई रूल एक ही है, ये सब जो था वो तो था ही। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वह यह है कि फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। जो भी आपको पढ़ा रहा है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आई थिंक उससे बेस्ट मेंटर, उससे बेस्ट गुरु आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। सर मैं ये मटेरियल कर लूं, सर मैं वो मटेरियल कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, आई थिंक योर टीचर इज द बेस्ट मैन टू टेल यू व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो जो भी टीचर बोल रहे हैं उनकी बातों को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें। जो उन्होंने बोल दिया वो आपको करना ही करना है। क्योंकि ध्यान रखिए, आप शायद जेई एक बार दे रहे होंगे, लेकिन आपके टीचर्स न जाने कितनी बार ऐसे बच्चों को पढ़ा चुके हैं जो जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उनके दिमाग पर, उनके इंस्ट्रक्शंस पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और वो भी ब्लाइंडली। अगर आप किसी बस में सफर कर रहे हैं और आपने आज तक बस नहीं चलाई तो ऑब्वियस सी बात है आप कभी भी ड्राइवर को जाकर ये नहीं कहेंगे कि अंकल आप साइड में बैठिए बस हम चलाते हैं। ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो जो आदमी है जो बस चला रहा है, आपको उसकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। यू बिलीव हिम ब्लाइंडली एंड यू सिट बैक। और आप क्या करते हैं? आप पीछे जाकर बैठ जाते हैं चुपचाप। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब क्लास हो तो अपने टीचर पर पूरा फेथ रखें, जो वो कह रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली ओबे करें। आपको बोर्ड में और जेई मेंस एडवांस तीनों में सफलता मिलेगी। और अपने दिमाग से भ्रांति बिल्कुल निकाल दें कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, मेंस एडवांस और साथ में बोर्ड। दे आर द सेम, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जेई मेंस भी उसमें हो जाता है और बोर्ड भी उसमें हो जाता है। क्या जेई एडवांस के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है सर, मेंस के लिए अलग? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक्सक्लूसिव तैयारी नहीं करनी पड़ती कि आज तो हम मेंस की तैयारी करें, कल हम एडवांस की तैयारी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन होता है, ठीक है ना? जो क्वेश्चन एडवांस में आ जाता है उसे एडवांस का क्वेश्चन बोल देते हैं, जो क्वेश्चन मेन में आ जाता है उसे मेंस का क्वेश्चन बोल देते हैं। और आजकल तो मेंस का लेवल भी धीरे धीरे करके बहुत अच्छा हो रहा है। आजकल तो मेंस एडवांस बन जाना चाह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो अब यानी कुल मिलाकर मेंस और एडवांस की तैयारी में कोई भेद नहीं है, दोनों की तैयारी एक ही तरीके से होती है। उसमें ऐसा नहीं उसमें कोई हाई लेवल प्रॉब्लम होते हैं, उसमें लो लेवल प्रॉब्लम होते हैं। ये लेवल अपने दिमाग से निकाल दो, वो अपने दिमाग से निकाल दो। सबकी तैयारी एक ही तरीके से होती है, और वो है टेबल चेयर पर बैठो, जो टीचर ने पढ़ाया है उसे घर पर बैठकर दोबारा से पढ़ो, दोबारा से क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसे दोहराओ, उसे नोट डाउन करो, नोट्स अच्छे से बनाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो बस इसी संदेश के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण,
राधे राधे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।